जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जिस एक श्रृंखला, जिस एक मिशन पे हम लोग चल रहे हैं, जिस एक तरीके से हम लोग टेस्ट सीरीज के अलग अलग टेस्टों में और अलग अलग खंडों पे जो संपूर्ण शिक्षण विधियों के अलग अलग खंड होते हैं, चाहे वो अर्थ परिभाषाओं वाले खंड हो, चाहे वो उद्देश्य वाले खंड हो, चाहे मूल्यांकन वाले खंड हो, चाहे वो योजना वाले खंड हो, शिक्षण सहायक सामग्री वाले खंड हो, हर एक खंडों पे पृथक पृथक टेस्टों का निर्माण करके अलग अलग खंड वाइज, तो उससे बड़े व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से हमारी एक अभ्यास की स्थिति बनेगी। और मैं श्रेष्ठतम प्रश्नों का और गत वर्षों में आए हुए प्रश्नों का समावेश करने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही साथ ऐसे भी प्रश्न हम लोग लेंगे जो रिवीजन की दृष्टि से, वो भले चिंतन स्तर के ना हो, भले सूचनात्मक स्तर के, लेकिन वो हमारा रिवीजन कराए। तो रिवीजन कराना इसलिए जरूरी है कि टेस्ट अकेले ऐसे कंडीशन में आ जाए कि पूरे कोर्स को कवर कर ले, तो इसलिए कई जगह मैंने सूचनात्मक स्तर के प्रश्नों का भी समावेश किया है। और वो करना जरूरी भी है क्योंकि रिवीजन की दृष्टि से वो सूचनाएं जानना जरूरी है। तो मैं प्रारंभ करता हूं इस टेस्ट को। और इस टेस्ट में आप देखेंगे उद्देश्य वाले खंड से जुड़े सवाल हैं, और बड़े अच्छे सवाल हैं, और सूचनात्मक प्रश्न भी है। सूचनात्मक प्रश्न पहले वाले खंड में ज्यादा है क्योंकि इस खंड से कई सारे प्रश्न सूचनात्मक बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आती है, आपको पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी की हम बात करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण की, तो ये वर्गीकरण जो है शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये श्रेय जो जाता है वो बीएस ब्लूम को जाता है। और मैंने जहां पर ये पढ़ाया है, मैंने कहा है कि विश्व के लगभग प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक शिक्षण अधिगम प्रणाली में इन उद्देश्यों को बड़ी वरीयता दी गई है, क्योंकि पाठ्यक्रम का सुव्यवस्थित विकास करने में, उद्देश्यों को जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की दिशा में किस तरीके से उनको चरणबद्ध रूप से सरल से कठिन की ओर परिभाषित किया गया है। और एक सोपानिक रूप है, एक सोपानिक रूप है कि आप निचले स्तर का उद्देश्य प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही उच्च स्तर का उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे, फिर उसके बाद उससे उच्च स्तर का ये जो क्रम है, ये पूरा जो वर्गीकरण है, इसका पूरा श्रेय बीएस ब्लूम और उसके सहयोगी को जाता है। निश्चित तौर पर रॉबर्ट मिलर, ग्राउंड मिलर का अलग से मैंने पढ़ा रखा है, मिलर का भी पढ़ा रखा है। हर्बर्ट स्पेंसर अपने योजना के लिए जाने जाते हैं, दैनिक पाठ्य योजना के लिए। बीएस ब्लूम इसका करेक्ट विकल्प है शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है, और इस प्रश्न को आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। व्यक्तित्व का तो लगता है व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी होता है, कौशल का भी मूल्यांकन होता है, रुचि का भी मूल्यांकन होता है। और अगला है प्राप्य उद्देश्यों का। ध्यान रखो, उद्देश्यों के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो मैंने समझा रखा है दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य दीर्घगामी होते हैं, लक्ष्य के तौर पर, साध्य के तौर पर, जिनकी प्राप्ति दीर्घकालिक होती है। और जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं, शिक्षण उद्देश्य, तो वो अल्पगामी होते हैं, एक कालांश में प्राप्त हो जाते हैं। और ध्यान रखें, मूल्यांकन जो होता है इन्हीं, अब वो क्षेत्र, चाहे व्यक्तित्व का क्षेत्र हो, चाहे कौशल का क्षेत्र हो, चाहे रुचि का हो, या अनुकूल क्षेत्र हो, कुल मिलाकर के जो प्राप्त किया जाएगा वो प्राप्य उद्देश्य होगा, शिक्षण उद्देश्य होगा, अनुदेशनात्मक उद्देश्य होगा संकीर्ण वाला, और मूल्यांकन उसी के आधार पर होगा। तो मूल्यांकन हमेशा प्राप्य उद्देश्यों का होता है, ध्यान रखो, प्राप्य उद्देश्यों का। ये प्रश्न परीक्षा में आया है, और वहां पे बच्चे कंफ्यूज थे। मैंने जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बच्चों ने कहा भी था कि सर मूल्यांकन तो व्यक्तित्व का भी होता है, ये सब होता है, लेकिन हम उद्देश्यों के संदर्भ में जब विकल्प में प्राप्य उद्देश्य दे रखा है, तो निश्चित तौर पर हर चीज का जो मूल्यांकन वाला जो अवधारणा है वो प्राप्य उद्देश्यों पे आकर के केंद्रित हो जाएगी। तो मूल्यांकन प्राप्य उद्देश्यों का होता है। चलिए, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्राप्य उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य की मैं बात करता हूं, उद्देश्य के जो दो भाग होते हैं, उद्देश्य के जो दो भाग होते हैं, सामान्य, सामान्य और विशिष्ट। और ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्राप्य है, इन्हीं को बोलते हैं प्राप्य उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य होते हैं, प्रश्न ये होता है, अच्छा इसमें आप देखिए, सामान्य ये दीर्घगामी होंगे, सैद्धांतिक दार्शनिक प्रकृति के होंगे, यानी कि दीर्घ अवधि में इनकी प्राप्ति होगी, विस्तृत इनका क्षेत्र होगा, ये मूल्यांकन और उसकी प्रक्रियाओं का निर्धारण करेंगे, मूल्यांकन के आधार पर नहीं होगा। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो एक कालांश में, अल्पकालिक होते हैं, एक कालांश में प्राप्त होते हैं, मूल्यांकन इन्हीं के आधार पर होता है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं, इनको तुरंत प्राप्त किया जाता है कक्षा शिक्षण में करने के बाद। तो इसमें ये जो होता है दीर्घकालिक होता है, इसलिए इसको तो बोलते हैं साध्य, यानी कि लक्ष्य, ये लक्ष्य होता है।
और ये मैंने पढ़ा भी रखा है कि ये जो है ऐसे अनेक सारे विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे तो सामान्य उद्देश्य उच्चतर उद्देश्य होता है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो ये साधन की श्रेणी में होता है, यानी कि ये साधन है, छोटा वाला साधन है, कई सारे छोटे 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 उद्देश्य प्राप्त करेंगे वो अपने आप प्राप्त होगा, वो लक्ष्य दूरगामी है। तो ये साध्य होता है, ये साधन होता है। अब ये समझ लिया है आपने, तो इसके बाद ये मूल्यांकन आप देखिए प्राप्त उद्देश्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, मतलब 3 सत्य है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक नहीं होते, ध्यान रखो मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होती है। मैंने कहा कि मूल्यांकन इन्हीं के आधार पर होता है, तो ये कथन गलत होगा। प्राप्त उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन होता है, इनका सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन से संबंध नहीं होता, होता है। ध्यान रखो सुनिश्चित व्यवहार परिवर्तन आना प्राप्त उद्देश्य का ही सूचक होता है, तो ये प्राप्त उद्देश्य का इनका सीधा संबंध होता है। ये शैक्षिक उद्देश्यों यानी कि ये दीर्घगामी वाले जो है ये शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग होते हैं। और ये मैंने पढ़ा रखा है कोर्स में, ये जो इनको कई सारे प्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त करोगे तो विस्तृत उद्देश्य जो दीर्घकालिक उद्देश्य वो प्राप्त होगा, ये उसका अंग होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्यों का यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इनकी प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक होती है, नहीं, ये प्रकृति सैद्धांतिक और दार्शनिक इनकी होती है, इनकी होती है सैद्धांतिक और दार्शनिक। सैद्धांतिक दार्शनिक प्रकृति सामान्य की होगी, सामान्य इसको शैक्षिक भी बोलते हैं, शैक्षिक जो नाम प्रश्न दे रखा है शैक्षिक। तो दार्शनिक प्रकृति सैद्धांतिक प्रकृति की होगी सामान्य उद्देश्यों की, शैक्षिक उद्देश्यों की, और ये जो प्राप्त उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य का एक भाग होंगे। करेक्ट विकल्प है, ये शैक्षिक उद्देश्यों का एक भाग होते हैं प्राप्त उद्देश्य, ये कथन सत्य। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों कथन सामान्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में, प्राप्य उद्देश्य के बारे में ये कथन सही है, ये शैक्षिक उद्देश्यों का एक अंग होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है, कौन सा एक कथन सत्य है? शैक्षिक उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य दोनों साधन है, गलत है। मैंने अभी भी आपको बताया इनमें से ये दीर्घकालिक है शैक्षिक, और प्राप्य है वो अल्पकालिक है, ये साध्य है वो साधन है, ये मैं भी बता चुका हूं। तो ये कथन कर रहा है दोनों साधन है, गलत है। शैक्षिक उद्देश्य साधन है जबकि प्राप्य उद्देश्य साध्य है, ये भी गलत है, उल्टी बात बोल रहा है। शैक्षिक उद्देश्य साध्य है, शैक्षिक उद्देश्य साध्य है और प्राप्य उद्देश्य साधन है, ये बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है कि जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो साध्य होते, साध्य का मतलब लक्ष्य होते, एम्स होते हैं, और प्राप्य उद्देश्य साधन है, ऑब्जेक्टिव है, इनका माध्यम है इनको प्राप्त करने का। तो श्रेष्ठ विकल्प, और ये प्रश्न परीक्षा में है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आप तब हल कर पाते हो जब आपने उस अवधारणा को अच्छे से पढ़ा होता है। अगला प्रश्न है एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? कक्षा शिक्षण करा रहा है अध्यापक, किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा? केवल ज्ञानात्मक को, केवल मनश्चालक, यानी कि ज्ञान को मनश्चालक का मतलब होता है मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक, मनोगत्यात्मक, ये इसको बोलते क्रियात्मक। तो क्या इसको या भावात्मक या उपयुक्त सभी को? कक्षा शिक्षण में एक अध्यापक ज्ञान देने का काम करता है, तो वहां पर जो बच्चों को सिखा रहा है और बच्चे उसको सीख रहे हैं, वो तो इस उद्देश्य की प्राप्ति है, ज्ञानात्मक की एक पक्ष की उद्देश्य की है, लेकिन बच्चों में कुछ कौशलों का विकास करता है तो क्रियात्मक उद्देश्य को भी प्राप्त करता है, और बच्चों को प्रेरित करता है, रुचि का विकास करता है, तो इस उद्देश्य को भी प्राप्त करता है। तीनों प्रकार के उद्देश्यों को कक्षा शिक्षण में अध्यापक प्राप्त करता है। केवल पढ़ाना, केवल सिखाना, केवल बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना इस पक्ष में आता है, कौशलों का विकास करना इस पक्ष में आता है, और अभिप्रेरणा का, रुचियों का, उनका विकास करना इसमें आता है, और तीनों प्राप्त करता है अध्यापक। चलिए, तो उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है विषय संबंधी छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं, ये हमारी चर्चा में भाग था। विषय संबंधी छोटे छोटे लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य मतलब कौन से? जो अल्पकाल में प्राप्त होंगे छोटे छोटे लक्ष्य, और वो अल्पकाल कितना होता है? एक कालांश का। एक कालांश में जो प्राप्त होंगे, अल्पकालिक जो होंगे, छोटे छोटे जो होंगे, वो सामान्य उद्देश्य नहीं होंगे, वो प्राप्य उद्देश्य होंगे। ज्ञान उपयुक्त सभी, ये गलत है। प्राप्य उद्देश्य ही वो उद्देश्य होते हैं जो अल्पकालिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं लक्ष्य, और ये छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्य उद्देश्य
इनके माध्यम से जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त हो रहा है वो शैक्षिक उद्देश्य है, वो सामान्य उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष का एक उद्देश्य नहीं, ये आपको अच्छे से समझ में आता है और आना चाहिए। हम जैसे उद्देश्य, तो संज्ञानात्मक पक्ष के जब वर्गीकरण जो किया है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, आपको पता है संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है इसके जो अंदर 6 उद्देश्य है, वो 6 उद्देश्य कौन कौन से हैं? वो है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 उद्देश्य होते हैं संज्ञानात्मक पक्ष में। भावात्मक में भी 6 होते हैं, क्रियात्मक में भी 6 होते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो है, संज्ञानात्मक पक्ष के ये 6 उद्देश्य है। और ध्यान रखें ये तीनों प्रश्न, संज्ञानात्मक का कौन सा एक नहीं है, भावात्मक का कौन सा एक नहीं है, क्रियात्मक का कौन सा एक नहीं है, ये सारे प्रश्नों को, तीनों पक्षों के उद्देश्यों को दिमाग में रखोगे, अनेकों प्रश्न, इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे निम्नतम कौन सा है? ज्ञान है। सबसे उच्चतम कौन सा है? मूल्यांकन है। कौन सा एक है, कौन सा एक नहीं है। किसी एक उद्देश्य से पहले, जैसे अनुप्रयोग उद्देश्य का प्राप्त होगा जब अवबोध प्राप्त हो जाएगा, अवबोध का प्राप्त होगा जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये संश्लेषण कब किया जाता है? जब विश्लेषण प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनेकों प्रश्न। तो कौन सा एक उद्देश्य, कौन सा नहीं है? मूल्यांकन होता ही है, संश्लेषण होता ही है, अनुप्रयोग होता ही है, अनुक्रिया नहीं है। ये ध्यान रखो, ये भावात्मक पक्ष का है। अभी हम भावात्मक पक्ष का उद्देश्य देखेंगे, ये भावात्मक पक्ष का उद्देश्य है, इसलिए ये संज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य नहीं है। और सेम ऐसा प्रश्न भावात्मक के लिए भी है। भावात्मक पक्ष का पहले क्रियात्मक पक्ष का, मनोगत्यात्मक पक्ष का एक उद्देश्य। और मनोगत्यात्मक में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? मनोगत्यात्मक में, क्रियात्मक पक्ष में कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? पहला होता है उद्दीपन या अनुकरण, उद्दीपन या अनुकरण। दूसरा होता है कार्य करना, मैनिपुलेशन। तीसरा होता है परिशुद्धता या नियंत्रण, अगला होता है समन्वय या जोड़बंदी, फिर होता है स्वाभाविकरण, और सबसे उच्चतम होता है आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। तो ये जो होते हैं ये क्रियात्मक पक्ष में होते हैं। और परीक्षा में प्रश्न ध्यान रखेंगे कौन सा एक उद्देश्य है। अनुमूल्यन ये भावात्मक का है, चारित्रीकरण ये भावात्मक का है, विश्लेषण ये संज्ञानात्मक का है, परिशुद्धता इसका एक उद्देश्य है, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। ये 6 याद होते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके, कौन सा एक है, कौन सा एक नहीं है, कौन सा निम्नतम है, तो निम्नतम उद्दीपन अनुकरण होता है, उच्चतम कौन सा होता है, आदत निर्माण होता है। ये सारे प्रश्न आपके निबटते हैं। और यही प्रश्न आपका भावात्मक पक्ष के लिए। भावात्मक पक्ष का एक उद्देश्य नहीं है। अब भावात्मक का उद्देश्य नहीं तो भावात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन से है? भावात्मक पक्ष के उद्देश्य भी एक बार पूरे 6 में लिख देता हूँ, वो आपको याद रहेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले होता है आग्रहण, रिसीविंग। दूसरा होता है अनुक्रिया, रेस्पोंडिंग। ये मैंने पढ़ा रखे हैं, विस्तार से पढ़ा रखे हैं। अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, संप्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, और सबसे अंत में होता है चारित्रीकरण या विशेषीकरण। तो ये आपको जब याद होते हैं तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? आग्रहण है ही, अनुक्रिया है ही, अनुमूल्यन है ही, मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन तो किसका है? मूल्यांकन तो संज्ञानात्मक पक्ष का है। तो ये तीनों प्रश्नों को आपको एक क्रम में देखना है। ये तीनों प्रश्न, कौन सा एक संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है, कौन सा एक भावात्मक पक्ष का नहीं है, कौन सा एक क्रियात्मक पक्ष का नहीं है। ये पूरे 6 उद्देश्य आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। परीक्षा में इनसे जुड़े अलग अलग भांति के जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके सारे के सारे चुटकी में होंगे। चलिए, तो ये प्रश्न का उत्तर 9th का डी। अगला प्रश्न है, शिक्षिका ने, अच्छा प्रश्न सीटेट में एक प्रश्न है, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में
भारतीय टीम के खिलाड़ियों की क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। मैच हो गया, उसके बाद क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा, और पढ़ने के बाद उसने छात्रों से उन स्कोरों का दंडग्राम यानी कि एक आलेख खींचने के लिए बार जो ग्राम होता है डायग्राम खींचने के लिए कहा। वो शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चों से क्रिकेट के स्कोर पढ़ने के लिए बोल रही है, फिर बोलिएगा उसका एक लेखा चित्र खींचो, दंड लेखा चित्र खींचो। क्या कर रही है वो, कक्षा को आनंदमय और अभिव्यक्तिशील नहीं, और ध्यान को ये चिंतन स्तर का प्रश्न है, बहुत अच्छे से इसका उत्तर निकालना। कक्षा को आनंदमय, आनंद शायद बच्चों को आ रहा होगा, लेकिन अभिव्यक्तिशील बच्चे अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं इस प्रक्रिया में, क्योंकि दंडग्राम वो कुछ कार्य कर रहे, अभ्यास कर रहे, अभिव्यक्ति नहीं है इसमें। ध्यान को ये विकल्प इसका गलत है। छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने के लिए कुछ विकल्प ऐसे रहते हैं जो आपको लुभाते तो है, लगता तो है कि शायद ये सही होगा, आपको गहराई में जाकर के सोचना पड़ेगा। छात्रों की तार्किक क्षमता में यहाँ पे तर्क नहीं है, मतलब तर्क कुछ सीमा तक है, लेकिन तर्क का विकास इसमें इतना नहीं हो रहा है। आगे और विकल्प पढ़ लेते हैं। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणित की संकल्पना के बीच में संबंध जानने की, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा मिलेगी, यहाँ पे कोई परियोजना नहीं है, इसलिए ये विकल्प भी सही नहीं है। और ध्यान को इन दोनों में ज्यादा सटीक विकल्प ये है, वो बच्चों को, चूंकि क्रिकेट का जो गेम है, बच्चे क्रिकेट देख रहे हैं, देखते हैं, इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तो मैच के बाद वो स्कोरों को भी पढ़वा रही है, फिर उनसे दंड लेखा चित्र बनवा रही है। वो कर क्या रही है, वो वास्तव, और ये गणित की संकल्पना है, दंड लेखा चित्र बनाना गणित की एक संकल्पना है कि किस तरीके से आप डाटा को, आंकड़ों को दंड लेखा चित्र के माध्यम से। तो वास्तविक जीवन और गणित, क्रिकेट वास्तविक जीवन है और गणित की संकल्पना के उनसे संबंध जानने की सहायता कर रही है वो, ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तर्क थोड़ा सा निहित हो सकता है, आनंद थोड़ा सा निहित हो सकता है, अभिव्यक्ति नहीं है, परियोजना की बात नहीं है, तो श्रेष्ठ विकल्प होगा इसका सी। तो विद्यार्थियों में जैसे मैं बोलता हूं कि सूचनात्मक प्रश्न, जैसे इस खंड में सूचनात्मक प्रश्न ज्यादा थे, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए है कि परीक्षा में जब सीधे सीधे आते हैं तो आपका ये कर्तव्य होता है, हमारे सारे टेस्ट मिलकर के पूरे कोर्स का रिवीजन भी कराएंगे, आपको तार्किक भी बनाएंगे, चिंतन स्तर के सवाल भी कराएंगे, मैं सारे प्रकार के प्रश्नों का समावेश करूंगा, जिससे कि ये कोर्स जो है वो बच्चों के लिए इतना परिपूर्ण और इतना परफेक्ट हो जाए कि बच्चों का पूरा कोर्स भी रिवीजन हो जाए, साथ साथ उनका श्रेष्ठतम अभ्यास भी हो जाए, एक उनका दृष्टिकोण डेवलप। मुलाकात करेंगे अगले टेस्ट में, बहुत अच्छे से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिर से अच्छे प्रश्नों के साथ मैं मुलाकात करता हूं। जय हिंद, जय भारत।